हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 110 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया है। मुकुटधर पांडे ने दिया है। छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में कौन नहीं आता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं आते हैं, ऑप्शन डी सही है। और चार स्तंभ हैं कौन कौन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे महादेवी वर्मा। ये छायावाद के चार स्तंभों में गिने जाते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी सही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति निराला की है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तुक्की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। पंक्ति छायावाद की किस काव्य की रचना है। तो ये कामायनी की है। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है। तो भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत हैं। तो ये आंसू की पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है। किसे कहा गया है। जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई। अंबर पनघट में डुबो रही तारा, यहाँ पे तारा लिखा हुआ है, तारा होना चाहिए। तारा घट उषा नागरी सी, ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। क्या करता है। सत्य की असत्य पर विजय। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है। राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है। 1936। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो इनमें रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो वो है गीतिका, क्योंकि ये निराला की रचना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ग्राम्या, चिदम्बरा और ग्रंथि, ये तीनों रचनाएं सुमित्रानंद पंत की है। इस पर इन्हें पुरस्कार भी मिल रहा था चिदम्बरा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस पर मिला था। तो यहाँ से वो रचना कट हो गई है।
तो इसका ऑप्शन होगा चिदम्बरा। तो इसमें सारे ऑप्शन विकल्प ही गलत हैं। तो अभी आपको बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदम्बरा के लिए, जो यहाँ पे दी गई है। तो ऑप्शन इसमें सारे गलत हैं। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का। ये विकल्प ही 2-3 में गलत है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद होगा। ये ऑप्शन हमने चेक नहीं किए थे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद समझे। जयशंकर प्रसाद, उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। तो जयशंकर प्रसाद की ऐसी कौन सी रचना है? तो वो है प्रेम पथिक, डी ऑप्शन। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? तो शैव दर्शन की। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। ऑप्शन सी सही होगा। छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ साथ चित्रकार है? महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो इनमें कौन सी काव्य कृति है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसमें पतझड़ नहीं है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ऑप्शन डी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक कर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। सिंदूर तिलकत भाल कविता के रचनाकार हैं। सिंदूर तिलकत भाल कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951। तो इसके चारों सप्तक हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951 और तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो ये चारों सप्तक याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे।
अज्ञे का मूल नाम है, तो इनका मूल नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। तो ऑप्शन ए सही है। ये नाम भी याद रखना, कभी कभी आ जाता है। अज्ञ किस तार सप्तक के कवि हैं? तो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है, उसमें पहला था नहीं, क्योंकि तार सप्तक नाम से था केवल, तो इसका पहला ही समझे। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो इसमें होगा वैयक्तिकता की गहरी भावना, ऑप्शन डी। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? तो इनके लिए अज्ञ ने कहा है, ऑप्शन बी सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अज्ञ ने किया था, ऑप्शन बी सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञ है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, युक्त पंक्ति किसकी है? सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का है। और यहीं पे एक और ऑप्शन होता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, ये याद रखना। नई कविता के संपादक कौन है? नई कविता के संपादक कौन है? तो जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे सी होना चाहिए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो अभी आपको बताया था 1943। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक क्या है? तो कवियों का कविता संग्रह है। प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना जाता है? किससे माना जाता है? प्रथम। प्रयोग का कोई बाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, किसका कथन है? तो ये आगे का कथन है। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता की प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? नई कविता पत्रिका को। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है?
तो ये आगे की है। प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। ऑप्शन डी सही है। आगे की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार। दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? आगे की है। ऑप्शन डी सही है। नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। कथन किस समीक्षक का है? तो ये कथन नामवर सिंह का है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन बी सही है। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है? तो कौन से कवि हैं जो सर्वाधिक चर्चित हैं? मुक्ति बोध। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? सांप तुम सभ्य तो नहीं, ये कविता किसकी है? ये कविता अग्नि की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? अंधेरे में किया है। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? तो रघुवीर। यहाँ पे साहे होना चाहिए, भारती आया तो इसे गलत समझे। रघुवीर साहे का है। याद रखो, मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है? तो ये मुक्ति बोध की कविता है। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। अपने संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यकार को भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से ऐसा कौन सा सम्मान है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है? इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था और दिवागीस पुरस्कार भी मिला था, सरस्वती सम्मान भी मिला था, पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन बी सही है। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया गया था? तो इन्हें कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला था? इन्हें व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन डी।
नई कविता के प्रणेताओं में जगदीश गुप्त को वर्ष 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? इन्हें भारत भारती सम्मान दिया गया था। नई कविता क्या है? नई कविता एक आंदोलन है। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने हिंदी साहित्य के गद्य विकास से। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो प्रेम सागर में मिलता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। उदंड मार्टन क्या है? तो ये एक समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो अभी बताया था आपको, उदंड मार्टन है। खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है? तो क्वेश्चन यहाँ पे निगेटिव में है, तो किसका योगदान नहीं है? तीर्थ यात्री, ऑप्शन ए सही है, इनका योगदान नहीं। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? तो ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र था, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? समाचार, तो बनारस अखबार, ऑप्शन सी सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1893। 16 जुलाई 1893, ऑप्शन डी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक हैं? तो इनकी कौन सी पत्रिका थी? इनकी समालोचक थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष क्या है? 1910 है। हिंदी का सर्वप्रथम छापाखाना प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन कलकत्ता दिखा रहा है, पर इसका ऑप्शन सही होना चाहिए अजमेर। तो ऑप्शन बी सही समझे और अजमेर भी याद रखना। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय भी है और पुरुषोत्तम दास टंडन भी है, कहीं कहीं मिलेंगे, ऑप्शन में देख लेना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है, पर मदन मोहन मालवीय जी भी है। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है? रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है? तो ये कानपुर की है। बालकृष्ण भट्ट
कि हिंदी का एडिशन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का नारा है। वह कौन सा लेखक था जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? देवकीनंदन खत्री। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से। गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कामता प्रसाद गुरु किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कामता प्रसाद गुरु किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? व्याकरण के क्षेत्र में। समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? तो विचारात्मक निबंधों में होता है। किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? तो भावात्मक। निबंध का अर्थ है, निबंध का अर्थ क्या है? निजीपन की छाप लिए किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निबंध का नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? लोक कल्याण का प्रयोजन। इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? तो ये सभी हैं। बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सभी हैं। भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी है। भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी क्या है? भाषा में व्याकरण के दोष। निम्नलिखित में कौन सी द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषता नहीं है? तो बौद्धिक प्रभाव, बौद्धिकता के प्रभाव से मुक्त, सहजता व सरलता। निम्नलिखित में से कौन से द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? तो इनमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? तो ये दोनों हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। ए और बी सही है। हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख कवि हैं? तो हास्य व्यंग।
द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सी निबंधकार अद्वितीय है? तो मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सी निबंधकार अद्वितीय है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? तो ये भावपूर्ण है। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर दें। व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रयुक्त होती है? व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? तो वर्णनात्मक। हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? 1900 से। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो इंदुमती को। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती किसकी कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो ये सभी हैं। सरदार पूर्ण सिंह, पद्मालाल, पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन है। तो क्या है? इनकी विशिष्ट देन क्या है? मनोविकार संबंधी निबंध, समीक्षात्मक निबंध। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ए बी दोनों। रामविलास शर्मा श्रेणी के निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? तो ये प्रगतिवादी निबंधकार हैं। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक यू।